इस वक्त हम आजमगढ़ में हैं। श्रेया तिवारी को न्याय दिलाने के लिए हमारे साथ सामने देख सकते होंगे, तस्वीरों में देख रहे हैं, ये वकील वही हैं जो श्रेया के मामले को गंभीरता से देख रहे हैं। और मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा श्रेया तिवारी के जो मुख्य आरोपी हैं वो बताया जा रहा है मीडिया में कि उनको छोड़ दिया गया है, और क्या हकीकत है उस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे। स्वागत है वकील साहब हमारे इंडियन न्यूज़ डे में आपका। हाँ बताएं। ये मामला कहाँ तक पहुँचा अभी तक, जो बताया जा रहा है कि उसको छोड़ लड़ रहे हैं? ये मामला शुरू में दर्ज हुआ 302/201 में, बीच में ये तरमीम हो गया 306/201 में, और इसी में रिमांड लेकर पुलिस ने उनको जेल भेजा। ये मतलब जब पहली बार 302 का उसके ऊपर धारा वगैरह लगता है, फिर उसको टर्मिनेट कैसे कर दिया जा रहा है? मतलब उसको जो साक्ष्य मिला उसके अनुसार ही धाराएं बदलती हैं। शुरू में तो ये लगा कि हत्या की गई है, तो 302 में आशंका के आधार पर 302/201 में ये FIR दर्ज हो गई। आशंका के आधार पर ही दर्ज हुई थी। तफ्तीश आगे बढ़ी तो जो साक्ष्य मिला उसमें दो चीज़ें आई सामने। एक ये कि प्रताड़ित मानसिक प्रताड़ना के कारण श्रेया स्कूल में ही छत से कूदकर आत्महत्या कर ली, और जो साक्ष्य थे उसको विपक्षियों ने मिटाया। इसलिए ये मामला 306/201 में तरमीम हो गया। अभी कुछ चीज़ें बाकी थी। 306 में अप टू 10 ईयर्स ही सजा है। ये बच्ची की उम्र इस समय, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 21/11/2007, 16 साल से नीचे है, यानी 15 वर्ष 10 माह इसकी उम्र है। 306 के अलावा ये मामला 305 IPC में गिरेगा। इसलिए गिरेगा क्योंकि उसमें प्राविधान है कि 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति हो, यानी ये बच्ची है, तो ऐसी दशा में और जो मानसिक प्रताड़ना दी गई जिसके कारण उसने आत्महत्या किया, तो ये 305 IPC में आएगा, जिसमें मृत्यु दंड और आजीवन कारावास का प्राविधान है। मतलब जिन्होंने उसको मानसिक प्रताड़ना दी वो अगर साबित हो गया तो उनको आजीवन कारावास हो सकता है। आजीवन कारावास, मृत्यु दंड से कारावासित हो सकते हैं। इसमें 31 तारीख को ये घटना घटती है। तफ्तीश इसकी आजमगढ़ पुलिस प्रशासन के अंदर 7-8 तक रही। 7 या 8 तारीख तक, 7 अगस्त तक रही। 7 अगस्त तक जितनी साक्ष्य संकलित हुई वो केस डायरी में होगी। इसी बीच पता नहीं क्यों, ये पता नहीं लगा, IG के आदेश से ये तफ्तीश SP मऊ को दे दी गई, और SP मऊ से वो तफ्तीश CO नगर मऊ को दे दी गई, धनंजय मिश्र को। 8 तारीख को, 8 अगस्त को, 8 ही अगस्त को तफ्तीश उनको मिलती है। 8 ही अगस्त को सारी एविडेंस नई कहानी बनाते हुए पिछली साक्ष्य पर बगैर नज़र फेरे एक नई बात उठा करके उन्होंने 169 की रिपोर्ट 24 घंटे में CJM के न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया, और कहा उन्होंने कि दोनों अभियुक्तगण निर्दोष हैं, उनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिला। अनुशासनात्मक ढंग से और सभ्यता पूर्वक बच्ची के साथ इन दोनों ने बर्ताव किया था। उनका आचरण को कहीं से भी संदिग्ध नहीं था। ये मानते हुए 169 की रिपोर्ट भेज दी। 169 की रिपोर्ट इस आशय की आ गई जैसे इनको क्लीन चिट दे दी गई कि ये एकदम निर्दोष हैं। इसलिए CJM साहब ने
इसी रिपोर्ट को स्वीकार करके मुलजिमों को 20,000 के मुचलके पर जेल से रिहा कर दिया। ये जमानत का मामला नहीं है। वो सुनने में आया कि 13-14 तारीख को उनकी कोर्ट में- और इसमें बात ये थी कि दोनों अभियुक्तों की जमानत याचिका पड़ी हुई थी सत्र न्यायालय में, और डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ सुनवाई में 14 तारीख लगी हुई थी। और ये ये साजिश के तहत 14 के पहले ही मुल्जिमान को रिहा करा लिया गया। मतलब एक गेम ऐसा के तहत लगता है एक गेम है, जो भी हो जैसे भी हुआ लेकिन हो। वकील साहब ये मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर एक घटना आजमगढ़ में हुई और आजमगढ़ के एसपी कप्तान यहाँ के जांच कर रहे थे, विवेचना कर रहे थे, जब विवेचना करके उनके ऊपर धाराएं वगैरह लगा के जेल में डाले, क्या रीज़न रहा कि मतलब उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाए दूसरे ज़िले में? बात तो यही समझ में आती है, क्या ऐसा हो सकता है क्या ये आजमगढ़ का केस दूसरे जिला में देखा जाए? हो तो सकता है, लेकिन किसी शिकायत पर हो। अब शिकायत का कुछ पता नहीं चला। ये पक्ष, श्रेया का पक्ष तो शिकायत किया नहीं है, और सभी लोग जानते हैं कि आजमगढ़ के एसपी जब पीड़ित का व्यक्ति अगर चाहे तभी तो कहीं देख सकता है इस तरीके का कंप्लेन करने पे। अब देखें क्या हुआ है। अज्ञात कारण है, हम लोगों के लिए तो अभी अज्ञात कारण है। ये माता लेकिन पिता को बात, सूचना दिया गया? हाँ, बात इतनी ही है कि ये ऊंचे स्तर से तफ्तीश किन्हीं कारणों से ट्रांसफ़र कर दी गई। ये अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए की गई है। अब इसका खुलासा आज नहीं तो कल होगा ही। होगा। और 169 पर जो स्वीकार करके सीजीएम का आदेश हुआ है, इसकी निगरानी होगी। तब अदालत के सामने मामला जाएगा, तब क्या स्थिति बनती है ये देखा जाए। ये जो मामला जो यहाँ तक पहुँचा, उसको बेल हो गया, क्लीन चिट दे दिया गया। अब आप लोग कहाँ तक कहाँ जाने वाले हैं? 169 की रिपोर्ट पर पारित आदेश का रिवीजन होगा। इसमें अदालत अगर रिवीजन स्वीकार कर लेती है तो पुनः सीजीएम के न्यायालय में उन्हें हाजिर होना ही पड़ेगा। भले यहाँ से सोर्स पॉइंट लगा लें, क्लीन चिट। और अगर इसी बीच जब तक ये प्रक्रिया चल रही है, जहाँ तफ्तीश चल रही है मऊ में, वहाँ के विवेचक फाइनल रिपोर्ट प्रेषित कर देते हैं, तो फिर लड़ाई दूसरे ढंग की हो जाएगी। अब उस फाइनल रिपोर्ट पर प्रोटेस्ट पड़ेगा, फिर वहाँ देखा जाएगा कि अदालत क्या करती है। ये कब तक उम्मीद है कि मऊ के विवेचना जो भी अधिकारी हैं कब तक हो जाएगी? ये कुछ पता नहीं है। जब 24 घंटे में इतनी बड़ी विवेचना हो सकती है, तो जो ही रिवीजन दाखिल होगा, हो सकता है 2 दिन में फाइनल रिपोर्ट प्रस्तुत हो जाए। इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, मगर ये कहानी गढ़ी जा रही है। अब वो कहानी कहाँ तक गले उतरेगी, उसी को लेकर हो सकता है कुछ अन्य लोगों को चार्जशीट भेजी जाए उनके खिलाफ, और इस तरह इन्वेस्टिगेशन का अंत हो। तो चार्जशीट भेजने की तैयारी है। ये भी हो सकती है, क्योंकि बताया जा रहा है कि 2 बच्चों को 3-4 दिन से पुलिस ने बैठा रखा है, और कहते हैं कि इनसे मोबाइल से श्रेया से बातें होती थी। तो इसके माने उनके मन में निश्चित रूप से कुछ न कुछ है, एक कहानी है। इन दोनों लोगों को बचाने के लिए एक कहानी गढ़ी जा रही है। हाँ, ऐसा लग रहा है, और केस को दूसरा मोड़ देना चाहते हैं। इसी पर अगर वो आते हैं, 2 बच्चियों को बैठा लिए हैं, उसकी स्कूल के ही बच्ची हैं। पता नहीं, बच्चियाँ नहीं, बच्चे हैं। और एक बात आएगी इसमें, मान लीजिए अगर 2 आदमियों को जिनको बैठाए हैं उन पर चार्जशीट लगा देते हैं, इन लोगों पर पुनः फाइनल आ जाती है, ठीक, तो एक स्टेज और बचती है गवाही के दौरान, ट्रायल के दौरान। तब दफ़ा 319 में फिर इन दोनों पर गाज गिर सकती है। जो बचने की कोशिश कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं, कैसे बचा जाए। जी, क्योंकि 7 अगस्त तक की जितना इन्वेस्टिगेशन है, उसमें उतनी एविडेंस तो ज़रूर होगी जितने पर ये लोग 319 में तलब होंगे। तो कई स्टेज हैं इनको पुनः आने की। अब इनका बल, धन,
और इनकी पहुंच कितना काम करेगी जब मामला न्यायालय में चला जाएगा, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। जो सीसीटीवी कैमरा वगैरह स्कूलों में लगा गया था, ये सब हटाया गया था। बताया जाता है कि जब तक ये लोग लाश ले करके एम्बुलेंस पर इधर उधर घूमते रहे और पेरेंट्स को बहकाते रहे, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, उस बीच इन लोगों ने साक्ष्य को मिटाया है। जहाँ खून गिरा था पानी से धोया है। ये आजमगढ़ का पुलिस प्रशासन खुद बताया इंटरव्यू में एसपी साहब ने खुद कहा धोया गया था। तो इस तरह 201 का साक्ष्य और 306 के लिए परिस्थितियां सब मौजूद हैं। आज नहीं तो कल ये लोग आ सकते हैं। अदालत का सहारा लेने में, लड़ने में अगर हम बहुत कमज़ोर हैं तब भी वहाँ तो लड़ ही सकते हैं। पैसा और धन बल वहाँ तो काम नहीं करेगा। भले करे, लेकिन कोर्ट्स की एक लंबी प्रक्रिया में कहीं न कहीं एक जगह ठहराव आएगा जहाँ न्याय मिल जाएगा। उम्मीद लग रहा है कि श्रेया बिटिया को न्याय मिलेगा। मिलना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं इधर अच्छे मामलों में कहा जाता है कानून अंधा होता है, कुछ भी हो सकता है। तो क्या लग रहा है कानून? देखिए, आजकल सही है कि बड़े लोगों का दबदबा है, लेकिन कुछ दिनों तक ही चलता है जब मामला अदालत में चला आता है। इसके बाद उन्हें भी निराशा होने लगती है। कहीं न कहीं ऐसी न्यायिक प्रक्रिया में जाकर के फंसना पड़ता है लोगों को कि सब कुछ सामने आकर खड़ा हो जाता है और न्याय मिलता है। कोई भी बुना गया जाल उनका सब के सब खुल जाता है, खुलेगा। जैसे यही बात है इसमें, अचानक क्यों और किस उद्देश्य के लिए तफ्तीश हटा दी गई और 24 घंटे में 169 आ गया। ये हर आदमी एक सवाल पूछ रहा है। पूरे ये आजमगढ़ का ही मुद्दा नहीं है, पूरे भारत में ये चल रहा है कि ये 24 घंटे के अंदर उसको क्लीन चिट दे दिया गया और एक रिपोर्ट लगाने में लगभग 8 दिन लग गया था। और क्या, और कैसे 24 घंटा में क्लीन चिट हो गया? ये इस रहस्य बना हुआ है। ये रहस्य है। इसी पर हर आदमी का दिमाग जा रहा, आखिर क्यों हो गया, कैसे हो गया, किसकी शिकायत पर हो गया, वजह क्या थी। और इस वजह का तो खुलासा है ही है। अगर मान ले रिहाई हो गई तो उन्हें रिहा करने के लिए उद्देश्य से ही ये हुआ, इतना तो साफ है। लेकिन अब क्यों हो गया, कैसे हो गया, इसका खुलासा तो न्यायालय में ही होगा। अगर मान लेते हैं हो सकता है वो दोषी न हो, दोषी नहीं पाए गए हो, इसकी वजह से वहाँ के शासन प्रशासन ने उनको क्लीन चिट दिया। लेकिन दोषी तो कोई होगा ना, जिन्होंने उनको बेवश किया, प्रताड़ित किया और साक्ष्य मिटाया गया। जिस तरीके से आजमगढ़ के कप्तान साहब ने बोला है। देखिए, ऐसा भी संभव है कि 7 अगस्त तक की जो तफ्तीश है उसमें जो परिस्थितियां खड़ी हैं, अगर उसका एक्सप्लेनेशन इन दोनों अभियुक्तों के पास सही ढंग के होंगे तो निर्दोष भी होंगे। ये थोड़े कि अभी इसी स्टेज पर हम बिल्कुल दोषी ही मान करके हर काम करेंगे। साक्ष्य इस समय उतना ज़रूर है कि इनको इस तरह रिहा नहीं होना चाहिए था। मतलब तत्काल में इस तरीके से नहीं होना नहीं चाहिए था। इतना साक्ष्य है। और तो ट्रायल के दौरान परिस्थितियों का एक्सप्लेनेशन आता है। जिन परिस्थितियों से हम शक करते हैं उसका जब अच्छा जवाब आ जाता तो हमारी शक खत्म हो जाती है। आवाज़ हम लोग शक में ही घूम रहे हैं कि आखिर क्यों ऐसा हुआ। वकील साहब, जो स्कूलों में तमाम हर जगह सीसी कैमरा लगाया गया है, वो जो वीडियो है, जो रिकॉर्डिंग है, वो क्या मीडिया के सामने आना चाहिए? सत्य जाहिर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वो रिकॉर्डिंग वगैरह जैसे आप लोगों को तो हम लोग नहीं देंगे, मान लीजिए तफ्तीशकर्ता को तो सब कुछ मिलना चाहिए और आप द्वारा उसे तोड़ मरोड़ नहीं करना चाहिए। अगर आप उसमें मान लेते हम लोग के मीडिया के सामने नहीं लाते हैं, लेकिन वकील और जो भी जांच करता उनको तो आना चाहिए ना। हाँ, तो अदालत में तो देखिए जब ये आएंगे तो सब कुछ लाएंगे। चलिए, हमारे साथ श्रेया जी के वकील थे और उम्मीद करते हैं वकील साहब
अपनी लड़ाई मजबूती से लड़ रहे हैं और उस बिटिया को न्याय ज़रूर मिलेगा। जिस तरीके से ये साजिश वगैरह, जिस तरीके से अफवाह फैलाई जा रही है, ये क्या सत्य है, क्या हकीकत है, और जल्द ही आप लोगों को सामने होगा। बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, और श्रेया बिटिया को न्याय ज़रूर मिले। हम लोग श्रेया बिटिया के साथ हैं।